स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी में आगे बढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा सोशल साइंस। और सोशल साइंस से कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मैं आया हूं। और आज का यह जो क्लास है बेसिकली क्लास 10th के SCERT बुक से लिए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित होगा। तो आइए बढ़ेंगे क्लास की ओर। और आज की क्लास में सोशल साइंस में दो सब्जेक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी से 50 प्रश्न आज के क्लास में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आगे भी हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर दूसरा सेट लेकर के आएंगे जिसमें 50 और प्रश्न होंगे। तो क्लास 10 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे उनको सेलेक्ट कर लिया गया है। उसी प्रकार से उसके बाद पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनको लिया जाएगा और उसके ऊपर क्लासेस लाए जाएंगे। तो बने रहेंगे हमारे साथ। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारे क्लासेस के PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल करा दिए जाते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। तो वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। तो आइए शुरू करेंगे आज के क्लास की ओर बढ़ेंगे। पहला सवाल लेंगे, ज़ोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने बिहार बोर्ड के मैट्रिक के एग्जामिनेशन में देखा होगा कि हर बार यह सवाल लगभग पूछा जाता है हिस्ट्री के क्वेश्चन में, सोशल साइंस के पेपर में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आपके हैं पर्शिया, ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया, नेपल्स या फिर पांचवा ऑप्शन। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पर्शिया। पर्शिया ने ज़ोल्वेराइन की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल लेंगे, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको VVI क्वेश्चन हिस्ट्री के अंतर्गत है। तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस आपके हैं मेटरनिक, मेजनी, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। अगला सवाल लेते हैं, अप्रैल थीसिस बहुत ही फेमस एक दस्तावेज है। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? ऑप्शंस आपके हैं लेनिन, ट्रोट्स्की, केरेंस्की, स्टालिन। और ये आपका लेनिन के द्वारा तैयार किया गया है अप्रैल थीसिस। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को याद रखेंगे। और लेनिन जो है वो बोल्शेविक क्रांति से जुड़े हुए, रूस की क्रांति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगला सवाल है, दास कैपिटल किसकी रचनाएं हैं? तो दास कैपिटल काफ़ी प्रसिद्ध एक किताब है और इसके रचनाकार कौन है, ये सवाल है। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितनी भी बार बोर्ड एग्जामिनेशन हुए हैं सभी में यह प्रश्न देखने को मिलता है। दास कैपिटल ऑप्शंस आपके हैं टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स, गैरिबाल्डी, स्टालिन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर 2 है कार्ल मार्क्स। यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूँगा ऑप्शन नंबर 1 टॉलस्टॉय की। टॉलस्टॉय की एक प्रसिद्ध किताब है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और वह बुक है वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति। तो युद्ध और शांति, ये युद्ध और शांति, ये किताब जो है लियो टॉलस्टॉय की रचना है। और टॉलस्टॉय की यह बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, तो इसको भी याद रखिएगा, इसीलिए मैंने इसका यहाँ पर उल्लेख कर दिया है। अगला सवाल लेंगे, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? अंकोर वाट का मंदिर, और काफ़ी ज़्यादा ये इजी प्रश्न है, अधिकांश लोगों को पता होगा। अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया के अंदर है, कंबोडिया में है। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। चलिए अगला सवाल है, वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता था? वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता था? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को या फिर चीनी नागरिकों को, या फिर हमारा यहाँ पे पांचवा ऑप्शन क्या हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए वियतनाम में कोलोन कहा जाता था फ्रांसीसी नागरिकों को, फ्रांस से आए लोगों को वहाँ के लोग कोलोन कहते थे। अगला सवाल है, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी? तिनकठिया प्रणाली से संबंधित आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है। तो तिनकठिया प्रणाली जो है वो एक ऐसी पद्धति थी जिसमें 1 बीघा में 3 कट्ठे की जो खेती होती थी वो नील की खेती करनी होती थी। जितने भी किसान थे बिहार में उस टाइम पे, और उसी के विरोध में गांधी जी आए थे जब पश्चिमी चंपारण में,
और उन्होंने वहाँ से सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और उसके बाद से उनके स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। तो तिनकठिया प्रणाली किसानों के ऊपर लागू की गई थी, याद रखेंगे इस चीज़ को, बहुत ही आसान सा सवाल है ये, किसानों के ऊपर तिनकठिया प्रणाली लागू की गई थी। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में, और जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और रॉलेट एक्ट का वहाँ पर विरोध हो रहा था और जनरल डायर ने निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई थी, जिसमें बहुत सारे लोग वहाँ पर शहीद हो गए थे। तो उस घटना के जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी का नाम था हंटर समिति। ठीक है, हंटर समिति नाम था, याद रखेंगे इसको। और हंटर आयोग एक शिक्षा से जुड़ा हुआ एक आयोग भी है, तो वो अलग है और ये अलग है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए इस चीज़ को यहाँ पर याद रखेंगे। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे और इसकी स्थापना कब हुई थी, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं स्टिक के अंदर। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, और इसकी स्थापना किसने की थी? इसके प्रथम अध्यक्ष थे ए.ओ. ह्यूम थे, है ना, ए.ओ. ह्यूम। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी दांडी नामक स्थान पर कब पहुंचे थे? अब देखिए, इस टॉपिक से संबंधित इम्पोर्टेंट चीज़ों को याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे नोट पॉइंट डाल दिया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से आरंभ हुआ था। उस टाइम पे हमारे देश में यह कानून लगा दिया गया था कि कोई भी नमक नहीं बना सकता, जिसकी वजह से नमक की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और ये सरासर नाइंसाफ़ी थी। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया और उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की। दांडी समुद्र के किनारे का एक स्थान है और वहाँ जाकर के उन्होंने समुद्री जल को सुखा करके नमक बनाया था और इस प्रकार से उन्होंने सत्याग्रह पूर्वक अहिंसा के साथ उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, नमक बना करके। तो उसी को हम लोग नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन में इसकी शुरुआत इसी घटना से हुई थी। तो वहाँ पे गांधी जी अपने 78 विश्वस्त सहयोगियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा पैदल आरंभ की थी उन्होंने। ठीक है, और 240 किलोमीटर की यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई और गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था, पूछा जा रहा है कि गांधी जी दांडी नामक स्थान पर कब पहुँचे थे? तो याद रखेंगे 6 अप्रैल 1930 को पहुँचे थे और यह यात्रा शुरू कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू हुई थी। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को यात्रा प्रारंभ हुई और 6 अप्रैल 1930 को पूरी हुई थी, यानी कि 240 किलोमीटर की पूरी दूरी थी, जिसे 24 दिनों में तय किया गया था। वहाँ उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया और अहिंसक रूप से नमक कानून को भंग किया था। चलिए अगला प्रश्न लेंगे, भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1907, 1912, 1918, 1920 या फिर होगा पाँचवा ऑप्शन? तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 1907 ईस्वी में भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था और इसको स्थापित किया था जमशेदजी टाटा ने। ठीक है, 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा साक्षी नामक स्थान पर, जो कि झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है, जिसे टाटा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जमशेदपुर को टाटा शहर भी कहा जाता है। तो वहीं पे प्रथम लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था और इसको स्थापित किया था जमशेदजी टाटा ने। जमशेदजी टाटा, इन्हीं के नाम पर जमशेदपुर और टाटा शहर का नाम पड़ा है। ठीक है, अगला सवाल है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है, सेफ्टी लैम्प। तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था और ये मुख्य रूप से कहाँ काम आता है?
तो कोयले के खदानों में काम आता है, क्योंकि कोयले के खदान में मीथेन गैस उपलब्ध वहाँ पे होता है। और अगर वहाँ आग जलाई जाती है तो बहुत बार यहाँ पे जब सेफ्टी लैंप का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय से पहले बहुत ऐसी दुर्घटनाएं हुई थी कि जब लोगों ने आग जलाने का प्रयास किया तो पूरे खदान में आग लग गई थी, क्योंकि वहाँ पे मीथेन गैस उपस्थित होता है। ठीक है, तो वैसी स्थिति से बचने के लिए, दुर्घटनाओं से बचने के लिए हम्फ्री डेवी ने एक सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था, जिसमें एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया गया था कि जो आग है वो बाहर की हवा से संपर्क ना करे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शंस हैं बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार। तो देखिए जूट मिल की जब बात होगी तो जूट मिल सबसे पहला बंगाल में स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत में पहली जूट मिल जो है वह बंगाल में रिसरा नामक स्थान में 1855 ईस्वी में खोली गई थी। ठीक है, तो इन सारे इम्पोर्टेंट नोट्स पॉइंट को, जितने भी नोट पॉइंट्स हैं, आपको इन्हें नोट करते चलना है। अगला सवाल लेते हैं, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? भूमिगत रेल जिसे आज हम लोग मेट्रो के नाम से जानते हैं, है ना, तो मेट्रो की शुरुआत लंदन में किस वर्ष हुई थी ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1863 ईस्वी। अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के ने निम्न में से किस फिल्म का निर्माण किया था? ऑप्शंस हैं झांसी की रानी, CID, गेस्ट हाउस या फिर राजा हरिश्चंद्र। दादा साहब फाल्के जिन्हें भारतीय सिनेमा जगत का जनक माना जाता है और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से आज उन व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाता है जिन्होंने सिनेमा के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। तो सबसे पहले उन्होंने राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण किया था और यह फिल्म 1913 में आई थी, जो मुख्य रूप से मूक फिल्म थी। ठीक है, जिसमें केवल कलाकार अभिनय करते दिखाई पड़ते थे, आवाज़ नहीं आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? गाँव में, कस्बे में, गंजों में, नगरों में? तो ये काफ़ी आसान सा सवाल है। जनसंख्या का घनत्व यानी कि सबसे सघन जनसंख्या, सर्वाधिक लोग यहाँ इन 4 ऑप्शंस में से किस स्थान पे निवास करते हैं? तो काफ़ी आसान सा इसका आंसर हो जाएगा नगरों में। नगरों की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में प्रारंभ की गई थी? बृहत उत्पादन व्यवस्था, और यह अमेरिका में प्रारंभ हुई थी और इसके जनक थे हेनरी फोर्ड, जिनका जो है फोर्ड कार का व्यापार होता है। तो हेनरी फोर्ड उसके जनक थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में बृहत उत्पादन व्यवस्था अपनाई गई थी और इसके प्रणेता हेनरी फोर्ड थे। अगला सवाल है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ये प्रारंभ हुई थी। अगला सवाल है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। रेशम मार्ग दरअसल चीन से प्रारंभ होता था, क्योंकि सबसे पहले रेशम की खेती कहें या रेशम का उत्पादन कहें वो चीन में ही हुआ था। ठीक है, तो चीन से ही यह मार्ग प्रारंभ होता था और वहाँ से व्यापारी जो हैं पूरे एशिया भर में लगभग अपना माल बेचा करते थे, रेशम के वस्त्र बेचा करते थे और भारत में नाथुला दर्रा से इनकी एंट्री होती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रेशम मार्ग से जुड़ी हुई हैं। अगला सवाल है, मुद्रण सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई थी? मुद्रण की जो कला है या कहें मुद्रण, तो सबसे पहले मुद्रण की कला यानी कि छपाई की कला जो है वो किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है चीन। चीन में ही मुद्रण की कला सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है और यह भी छापाखाना से संबंधित है। छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? छापाखाना का मतलब हो गया कि जहाँ पे प्रिंटिंग होगा। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस भी कह सकते हैं इसको। तो छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। तो पहला ऑप्शन याद रखेंगे गुटेनबर्ग।
देखिए, जर्मनी के गुटेनबर्ग ने 1450 ईस्वी में छापाखाना का आविष्कार किया था। एक इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट यहाँ पे डाला हुआ है। इसमें छपने वाली सबसे पहली पुस्तक बाइबिल थी। कैक्सटन ने इंग्लैंड में छापाखाना का प्रचार किया। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है कैक्सटन, तो कैक्सटन वह व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लैंड में छापाखाना का प्रचार किया था और गुटेनबर्ग ने छापाखाना का आविष्कार किया था। कब आविष्कार किया था? तो 1450 ईस्वी में। और गुटेनबर्ग कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे डाले हुए हैं। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? भारत में जब इसकी बात की जाती है तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, पुर्तगालियों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने या फिर अंग्रेज़ों ने। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1 है। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले छपाई का जो सामान है वो पुर्तगालियों के साथ ही भारत में आया था। ठीक है, 16वीं शताब्दी में गोवा में जेसुइट धर्म प्रचारकों ने सबसे पहले छापाखाना वहाँ पे खोला था। ठीक है, गोवा के अंदर। तो याद रखेंगे सारे नोट पॉइंट्स को। अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला हम सभी लोगों को पता है कि यह एक अनवीकरणीय संसाधन है जिसका नवीकरण बहुत लाखों वर्ष इसमें लग जाते हैं। तो यह एक अनवीकरणीय संसाधन का एक प्रमुख स्रोत है और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत ये चला जाएगा। अगला सवाल है, क्योटो सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? अब देखिए, पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख सम्मेलन हैं, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, आपका जोहान्सबर्ग सम्मेलन है, फिर आपका पृथ्वी सम्मेलन है। तो इन सारे सम्मेलनों के वर्ष और इसके जो उद्देश्य हैं आपको उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। और हमारे बहुत सारे सवाल उस पर बेस्ड हैं, तो वो सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो क्योटो सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1997, 92, 2002, 1982 में। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर है 1997 ईस्वी। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। अगला सवाल है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि, अब देखिए कृषि के कुछ मुख्य प्रकार हैं, अलग अलग राज्यों में उसके कंडीशन के अनुसार एग्रीकल्चर के अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सोपानी कृषि, दूसरी है झूम कृषि। ठीक है, तो ये सारे जो टाइप्स हैं एग्रीकल्चर के आपको उनको याद रखना है और कहाँ पे ये मुख्य रूप से यूज़ में कि लाया जाता है उसको भी याद रखना है। तो सोपानी कृषि की जब बात होती है तो सोपानी कृषि का मतलब होता है कि पहाड़ के ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेत बना करके की जाने वाली कृषि। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में देख करके समझ में आ जाएगा, हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र या फिर उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, वहाँ बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं। तो उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम हम सभी को पता होगा रेगूर मिट्टी है। रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। तो देखिए मेंढक के प्रजनन पर बहुत ज़्यादा विपरीत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है एंड्रीन के उपयोग से, एंड्रीन रसायन से। चलिए अगला सवाल लेते हैं, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? अब ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड के मैट्रिक के एग्जामिनेशन में लगभग हर बार यह सवाल देखा जाता है। तो देखिए देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? अति जलदोहन की समस्या बिहार में है क्योंकि बिहार में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। यहाँ लोगों को पीने के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो अति जलदोहन की समस्या जो उत्पन्न हुई है उससे एक ऐसा तत्व है जिसका संकेंद्रण बढ़ा है और जिसका दुष्प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर देखने को मिल रहा है, और वह तत्व है आर्सेनिक। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, आर्सेनिक। अगला सवाल है, किस राज्य में वन का विस्तार सर्वाधिक है? अब देखिए वन से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर बिहार में पूछा जा सकता है आपका
भारत के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सवाल यह है कि किस राज्य में वन का विस्तार सर्वाधिक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यानी कि वन का विस्तार सर्वाधिक है, यानी कि पूरे राज्य के क्षेत्रफल पर सर्वाधिक मात्रा में वन जो है किस राज्य के अंदर हैं। और अगर सघन होने की बात की जाए, अधिक घनत्व की बात की जाएगी, तो फिर उसका आंसर अलग हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। तो वन का विस्तार अगर पूछा जा रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे सवाल में चेंज कर दिया जाए और पूछा जाए कि किस राज्य में सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं, ठीक है, या किस राज्य में वन का घनत्व सर्वाधिक है, तो फिर उसका आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार से संबंधित सवाल है। अब यहाँ पे देखिए 15, 20, 18 और 7 ये ऑप्शन है। अब ये सवाल मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, इसलिए क्योंकि जब आप SCERT के बुक्स को देखिएगा तो वहाँ पे स्पष्ट मेंशन किया हुआ है कि बिहार में 7% क्षेत्रफल पर वनों का फैलाव है। लेकिन अभी हालिया समय में वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। ठीक है, वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है राज्य सरकार के द्वारा और आम जनता के द्वारा, जन जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा वनों का जो फैलाव है, वनों का विस्तार है, बढ़ा है। पेड़ पौधों की संख्या में अपेक्षाकृत वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो अभी माना जा रहा है 15%, लेकिन जो बुक कह रहा है, किताब आपकी कह रही है 7%। तो 7% को लेकर के ही चलेंगे, क्योंकि आंसर तो वही होगा जो बुक कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हमारा है। अगला सवाल है संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। ये भी आपका ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। ऑप्शंस आपके हैं वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, दूसरा है मृदा संरक्षण, तीसरा है जल संसाधन संरक्षण और चौथा है खनिज संपदा संरक्षण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ये वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है और इसी धारा के तहत जंगलों में पेड़ की कटाई, जंगली जानवरों का शिकार करना बिल्कुल निषिद्ध है। ठीक है, मना है। अगला सवाल है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। उद्योगों की जननी, जितने भी उद्योग हम लोग आज देख रहे हैं, तो उसके पीछे कौन से खनिज का सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, जिसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता है, तो वो है लोहा। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे सही लोहा, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि लोहे का इस्तेमाल सर्वाधिक होता है। लोहे की पटरियाँ बिछा करके रेलवे लाइन बनाए गए हैं, आप ट्रेनों में लोहे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यह जो सबसे एक प्रमुख साधन हो गया कि एक जगह से दूसरे जगह पर आवागमन होगा, तो आवागमन ट्रांसपोर्टेशन यात्रियों के साथ साथ माल का भी हो रहा है। ठीक है, जितने भी अन्य चीज़ें हैं जैसे कि कोयला को ले आना हो, तो उसके लिए रेलवे के द्वारा रेल की पटरियों के माध्यम से लाया जा रहा है। उसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोहे के इस्तेमाल से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। हम लोग अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें लोहे के बने हुए देखते हैं, वो सारे चीज़ें जो है वो लोहे के जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से बन कर के आ रहे हैं। तो इस तरह से उद्योगों की जननी को लोहे को माना गया। ठीक है। अगला सवाल है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। रॉ मटेरियल सीमेंट उद्योग का क्या है। तो देखिए सीमेंट मुख्य रूप से बनता है चूना पत्थर से। ठीक है, चूना पत्थर और उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी मिलाई जाती है, जिप्सम वगैरह मिलाया जाता है। इसके अलावा कुछ और वैसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जिसके कारण सीमेंट में पानी डाल करके फिर उसको ठंडा करने पर वो जम जाता है। उसको कुछ देर छोड़ने के बाद फिर वो जम जाता है। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है वो चूना पत्थर है। पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न आ गया है, इनमें से कौन एक लौह युक्त खनिज है। जिसमें लौह युक्त, देखिए खनिज मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। इसकी चर्चा हमने पिछले क्लासेस में भी की हुई है, साइंस के क्लास में भी इसकी चर्चा हुई थी। लौह युक्त खनिज और अलौह युक्त खनिज। तो लौह युक्त खनिज में आ जाता है आपका मैंगनीज आ जाता है, निकेल आ जाता है, कोबाल्ट आ जाता है। ठीक है, वहीं अलौह युक्त खनिज में आपका अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ये सब अलौह युक्त खनिज है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
मैंगनीज एक लौहयुक्त खनिज है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? ये भी देखिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शंस है कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर या फिर तारापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तारापुर। तारापुर में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? अब देखिए ऊर्जा के दो मुख्य, अगर पारंपरिक और गैर पारंपरिक दो रूपों में बांटा गया है। तो गैर पारंपरिक का मतलब हो गया कि जो नवीकरणीय स्रोत हैं, और इसमें मुख्य रूप से आ जाता है आपका सौर ऊर्जा आ जाता है। ठीक है, गैर पारंपरिक स्रोत में सौर ऊर्जा आ जाता है, भूतापीय ऊर्जा आ जाता है, बायोगैस संयंत्र आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गैर पारंपरिक स्रोत। वहीं कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, ये सारे जो है वो पारंपरिक स्रोत हैं। और विद्युत मुख्य रूप से कोयला से भी उत्पन्न होता है, और जल विद्युत के रूप में भी इस्तेमाल, जल से भी विद्युत का उत्पादन होता है। तो ये पारंपरिक स्रोत में आ जाता है विद्युत। वहीं सौर ऊर्जा जो है वो गैर पारंपरिक स्रोत है, और यह एक नवीकरणीय स्रोत है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? अब देखिए भाखड़ा नागल परियोजना, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, और इससे संबंधित एक सवाल तो ज़रूर पूछा जाता है। तो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यहाँ पे ऑप्शंस आपके हैं नर्मदा, झेलम, झेलम लिखा गया है, सतलज, व्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सतलज। सतलज नदी के ऊपर भाखड़ा नागल परियोजना अवस्थित है। अगला सवाल, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? देखिए कोयले के अलग अलग प्रकार हैं, मुख्य रूप से कोयले के 4 प्रकार हैं, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। ये 4 प्रकार कोयले के हैं। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार है कोयले का वो है एंथ्रेसाइट का। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। वहीं पिट जो है वो सबसे खराब कोयला होता है। कार्बन की सर्वाधिक मात्रा पिट में पाई जाती है ना? नहीं, एंथ्रेसाइट में पाई जाती है, इसलिए वो सर्वोत्तम होता है। अगला सवाल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। तो देखिए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है, और यह झारखंड में है। कहाँ है? तो यह झारखंड में है। अगला सवाल, झूम कृषि किस राज्य में प्रचलित है? देखिए कृषि का एक प्रकार हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया, सोपानी कृषि। अब यहाँ पर आ गया झूम कृषि। झूम कृषि को इंग्लिश में स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। ठीक है, तो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन में होता क्या है कि मुख्य रूप से जिस ज़मीन के ऊपर पेड़ पौधे होते हैं तो पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, काट करके गिरा दिया जाता है, उसके बाद उसमें आग लगा दी जाती है। अब पेड़ पौधे वो जल करके राख में बदल जाते हैं, और वही राख जो है वह भूमि में खाद का काम करता है, उर्वरक का काम करता है, और वो उसी भूमि में फिर खेती की जाती है। ठीक है, तो इसको झूम कृषि का नाम दिया गया है, और ये मुख्य रूप से असम जैसे राज्यों में प्रचलित है जहाँ पे वन ज़्यादा हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी के अंतर्गत आ जाता है। भोपाल गैस त्रासदी, और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। यहाँ पे सवाल है कि किस गैस का रिसाव हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, और चौथा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड बहुत ही जहरीली गैस है, और इसी को क्या कह सकते हैं, इसका लीक हो गया था उस गैस त्रासदी में, और यह गैस जैसे जैसे हवा में फैल रही थी, लोग इसके चपेट में आते जा रहे थे, और लाशों का अंबार लगता जा रहा था। यह दुर्घटना 3 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी, इसको भी याद रखेंगे। अगला सवाल हमारा है, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित उद्योग कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग,
चीनी का उद्योग या फिर जूट का उद्योग। तो कृषि पर आधारित उद्योग तो वो नहीं होगा जो कृषि का उत्पादन नहीं होगा, और वो सीमेंट है। ठीक है, सीमेंट हम लोग खेत में नहीं उगाते हैं, तो सीमेंट हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? आपके ऑप्शन है 1986, 88, 85, 89 या फिर पाँचवा ऑप्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1986। 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था। अगला सवाल है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने डाक क्षेत्र हैं भारत के अंदर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 8। 8 डाक क्षेत्र हैं भारत में। अगला सवाल, कांवर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके हैं दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, बेगूसराय में कांवर झील स्थित है। चलिए अगला सवाल आ चुका है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो बिहार में कोसी नदी घाटी परियोजना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बिहार के दृष्टिकोण से अगर देखें तो। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि यह हर वर्ष अपने साथ बाढ़ लाती है। अच्छा, तो कोसी नदी घाटी परियोजना जो है वह आपका 1954 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो कहलगांव आपका भागलपुर के अंदर है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भागलपुर। अगला प्रश्न है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं कहाँ हैं? हिमालय के क्षेत्र में, दक्षिण बिहार के मैदानों में, दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में, या फिर गंगा के द्रोणी में। द्रोणी का मतलब हो गया बेसिन में, तो गंगा के द्रोणी में यहाँ पे हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इस सेशन का आखिरी सवाल आ चुका है और आखिरी सवाल है, अभ्रक की सर्वोत्तम कोटि यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी है? ऑप्शन है फ्लोगोफाइट, बायोटाइट, मस्कोवाइट, हेमेटाइट। तो यहाँ पे देखिए अभ्रक की सर्वोत्तम कोटि मस्कोवाइट है, और अगर हेमेटाइट की बात करें तो यह लोहे का अयस्क है। ठीक है, लोहे का अयस्क है हेमेटाइट और मस्कोवाइट अभ्रक की सर्वोत्तम कोटि है, सबसे अच्छी क्वालिटी है। मस्कोवाइट उच्च कोटि का अभ्रक होता है। इसे बंगाल रूबी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का क्लास हमारा यहाँ पे होता है संपन्न। आज के क्लास को देखने के बाद आपको कैसा लगा? बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिले हैं और उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें बताइएगा। मिले फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।